स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे आने के बाद तमाम पहलुओं पर उसके जनादेश का आकलन हो रहा है। स्टॉप। आकांक्षाओं से लबरेज उत्तर प्रदेश ने चुनाव में भाजपा को स्वर्ण पदक से नवाजा है। इस बीच सामाजिक न्याय और समावेशन की तथाकथित राजनीति भी अवसर और समृद्धि के वादों के आगे हार गई। विकास का अर्थशास्त्र सोशल इंजीनियरिंग पर भारी पड़ गया। संकीर्ण राजनीतिक बयानबाजी भारी गरीबी और विपन्नता के कोलाहल में दम तोड़ गई। उत्तर प्रदेश में गरीबों की तादाद 30% है, जो 21.9% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि नई सरकार को किस मोर्चे पर तुरंत कदम उठाने होंगे। उसके लिए काम एक तरह से पूर्व निर्धारित है। राज्य की समस्याओं की जड़ें खासी गहरी हैं। एक के बाद एक सरकारों, खास तौर से पिछली सरकार के बड़े बड़े वादों के बावजूद अधिकांश मानदंडों पर राज्य निचले स्तर पर ही कायम है। निचले स्तर का यह आधार तल भी काफी बड़ा और विस्तारित है और जब तक उत्तर प्रदेश में तरक्की नहीं होगी तब तक भारत की जीडीपी वृद्धि और उससे होने वाली समृद्धि को पंख नहीं लग सकते। वर्तमान में देश की 16% जनसंख्या को समाहित करने वाले इस प्रदेश की देश के जीडीपी में महज 12% हिस्सेदारी है। चीन की अधिनायकवादी सरकार ने महज 4 दशकों में अपनी अधिकांश निर्धन आबादी को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला है। वह आर्थिक तौर पर तो काफ़ी आकर्षक लगता है, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश की दुखद दास्तान भी बयान करता है। वह लगभग सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़कर बेहद ताकतवर अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है, जिसे एक ध्रुवीय दुनिया में इकलौती महाशक्ति का दर्जा हासिल है। वहीं भारत ने लोकतंत्र की राह चुनी है, जहां स्वतंत्रता को आर्थिक समृद्धि के साथ ही जोड़ा गया। जब चीनी राजनीतिक नेतृत्व ने 1970 के दशक में अपनी दिशा में आधारभूत परिवर्तन किया, तब तक जीडीपी प्रति व्यक्ति के पैमाने पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से आगे थी। विपन्न भारत के समक्ष एक बड़ा सवालिया निशान लगता है कि क्या आधुनिक भारत के निर्माताओं ने जिस लोकतंत्र का चयन किया वह हमारे समाज पर शासन के लिए उपयुक्त विकल्प है। चूंकि भारत आंशिक रूप से ही जागरूक आर्थिक ताकत है, लिहाजा इससे जुड़े संदेहों को दूर करने के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक तबके को ही कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। वहीं आर्थिक विकास का व्यापक परिदृश्य यही दर्शाता है कि जमीन, श्रम और पूंजी इसकी बुनियादी जरूरत है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह आकलन करना उपयोगी होगा कि वहाँ इन बुनियादी पहलुओं की क्या स्थिति है। स्टॉप। अवसरों के अभाव में श्रम शक्ति तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसकी एक वजह तो रोजगार के अवसरों का विस्थापन है और दूसरी यही कि लोगों का अवांछित गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हत्या के प्रयास, दुष्कर्म, अपहरण, डकैती, दंगों और फिरौती के मामले दर्ज किए जाते हैं। प्रति 1 लाख की आबादी पर आपराधिक मामलों की संख्या भी 112 तक पहुंच गई है।
हालांकि सच्चाई इन आंकड़ों से भी कड़वी हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में मामलों को दर्ज ही नहीं किया जाता। जहां चपरासी के लिए निकली 400 भर्तियों के लिए आए 23 लाख आवेदन रोजगार के अवसरों की कमी के खराब हालात बयान करने के लिए काफ़ी हैं, जिसमें कई पीएचडी डिग्रीधारी भी थे। पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य में सकल पूंजी निर्माण में काफ़ी कमी आई है। वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई भी 2.5 अरब डॉलर का ही हुआ, जो देश में हुए एफडीआई का महज 0.2% था। अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सकल पूंजी निर्माण और एफडीआई के आंकड़ों को हटा दिया जाए तो प्रदेश की झोली लगभग खाली नजर आएगी। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का रुख करने में पूंजी सकुचा रही है। पूंजी रोजगार सृजन के लिए अवसर पैदा करने में मददगार होती है, जिससे धन संपदा बढ़ती है। कई तारीखें यादगार बन जाती है। 11 मार्च 2017 की तारीख ऐसी ही रही जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चौंकाने वाले नतीजे आए। इन परिणामों पर न केवल सपा बसपा के नेता बल्कि तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। उन्हें हार के कारण तलाशने पर भी नहीं मिल रहे हैं। नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के बीच यह कौतूहल का विषय बन गया है कि आखिर ऐसा चमत्कार हुआ कैसे। चूंकि इसका कोई एक कारण है भी नहीं, लेकिन सपा और बसपा ने जो हालात पैदा किए वही आखिर में उनकी हार में निर्णायक साबित हुए। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कामकाज का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। चुनावों में मिली करारी हार पर जहां मायावती ईवीएम में गड़बड़ी को वजह बता रही हैं, तो कुछ लोग सपा और कांग्रेस के गठबंधन और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे पहलुओं को इसका कारण बता रहे हैं। यहाँ सपा और बसपा द्वारा बनाई गई परिस्थितियों का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे मालूम पड़ेगा कि अपनी गलती के बावजूद वे दोष दूसरों के सिर मढ़ रही है। बसपा से ही शुरुआत करें। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बसपा बनी थी वह अब उसकी छाया मात्र ही रह गई है। कांशी राम जी ने भागीदारी को मूल में रखकर इस पार्टी की बुनियाद रखी थी। उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके तहत दलित और पिछड़ी जातियों को संगठन में जोड़ उन्हें गोलबंद करने की शुरुआत हुई। दलित वर्ग में आने वाली तमाम जातियों मसलन पासी, धोबी, वाल्मीकि, खटीक, कोरी आदि को संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक विभिन्न पदों पर स्थान दिया गया। इसी तरह पिछड़ों में कुशवाहा, कुर्मी, राजभर, मौर्य, चौहान, लोध, कश्यप, कहार, गुर्जर और लोहार आदि को संगठन में खासी तरजीह दी गई। शुरुआत में तो यादव भी बड़ी संख्या में जुड़े। स्टॉप।